क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शंस क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन थर्ड है पार्टीशंस क्रोमेटोग्राफी, फोर्थ है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इस क्वेश्चन को अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी की लाइन ही है, एनसीईआरटी 11th है, पार्ट फर्स्ट में पेज नंबर 353 पे ये लाइन लिखा हुआ है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी एक एग्जाम्पल होता है किसका, पार्टीशंस क्रोमेटोग्राफी का। एक लाइन ही लिखा हुआ है, एग्जाम्पल होता है। तो डायरेक्ट एग्जाम्पल ही आपसे पूछा था कि ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ 27 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मैंने आपको बहुत डिटेल पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, और लिगेंड की जो है मैंने आपको ऑर्डर बताया था। ठीक है, तो एनसीईआरटी में अगर आप जाएंगे तो एनसीईआरटी 12th में पार्ट फर्स्ट में पेज नंबर 251 पे जाएंगे तो इस वाले का जो आंसर थर्ड है, इस वाले का सेकंड है। ऑर्डर बताया था, देखो हमने कहा था कि एक ऑर्डर तो ज़रूर याद रखिएगा, जैसे कि सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑर्डर कौन है, तो बताया था CO, फिर CN, फिर NO2। हमने कहा कि ध्यान रखिएगा, ये CO है, CN है, NO2 है, ठीक है। उसके बाद EN है, ये उसके बाद EN है, ठीक है। और अमोनिया के लिए ट्रिक बताया था कि अमोनिया हमेशा वीक होती है लेकिन किसके लिए स्ट्रांग होती है, ये बताया था मैंने आपको ट्रिक्स। तो ये कोई अगर ये आप मान लो पूरा ऑर्डर नहीं पता है तो ये ऑर्डर से आपको पता हो जाएगा। तो CO देखो तो नहीं दिया है, तो किसका दिया है, CN। तो CN कहाँ कहाँ आपके पास है, CN यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इसका मतलब ऑप्शन ये नहीं होगा और ऑप्शन ये नहीं होगा। अब ये 50-50 हो गया, CN वहाँ भी है, CN यहाँ है। अब दोनों में कॉमन CN मिल गया, NO2 EN नहीं है, तो क्या आना चाहिए इसके बाद ऑक्सिलेट का ऑर्डर है, तो इसके बाद ऑक्सिलेट मिल गया, ये कॉमन हो गया। अब कन्फ्यूजन पैदा होती है कि इन दोनों में किसको लें, यही बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि जो जिसने ये पेपर बनाया था उसने बस इसी पॉइंट दोनों में कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। और ये बहुत दिक्कत होती है कि SCN होगा कि NCS होगा। NCS, अगर NCS होता तो वो आगे होता, और SCNS है इसलिए फ्लोराइड F- से पीछे होता है। यही आपको मेन चीज़ याद करना था। अगर यहाँ पे सिस्टम चेंज होता, ये इसके बजाय ये होता, तब ये जो है F पीछे होता, ये आगे होता। आप एनसीईआरटी में जाइए और इस लाइन से मैच कराइए, एकदम आपको मिल जाएगा। हमने कहा था कि भूल जाते हो तो ये 4 चीज़ याद रखिएगा, ये आपको जो है आपको याद दिलाएगी एग्जाम में कि कैसे इसको याद करना है। ये क्वेश्चन 2016 में भी आया था और ये फिर आया है। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते, कभी आप कभी ये थोड़ी बहुत चेंज कर दी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस इज, यानी फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि फ्रिक्शंस ना हो, इसका मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो। तो एक चीज़ आप जानते हैं इसके लिए कि W होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा B। अब जब फ्री एक्सपेंशन है तो एक चीज़ आप जानते हैं, और साथ में कंडीशन है लिखा एडियाबेटिक्स, ये तो इसका मतलब क्या होता है, हीट का अगर कोई सिस्टम होगा तो उसमें हीट का जो है आदान प्रदान नहीं होगा, यानी वॉल से ना हीट जाएगी बाहर, यानी सराउंडिंग नहीं जाएगी, और ना सराउंडिंग से जो है हीट जो है अंदर आएगी, सिस्टम के अंदर आएगी, यानी कंप्लीट एडियाबेटिक्स है। यानी Q = क्या होगा, 0। अगर Q = 0 है तो ये Q = 0 हो गया, ठीक है। अब जो है आपका अगर ऑप्शन में जाते हैं तो Q = 0 कहाँ कहाँ मिलेगी, तो Q = 0 का मतलब एक ऑप्शन आपका Q = 0 ये है और Q = 0 ये है, तो यानी ये आंसर आपका नहीं होगा
और ये नहीं होगा। तो दो क्लियर हो गया कि आपका फर्स्ट और फोर्थ नहीं होगा, यानी Q इक्वल टू 0। तो फिर कौन सा आंसर हो सकता है आपका? या तो थर्ड होगा या तो सेकंड होगा। अब आओ देखते हैं, अगर जो है कोई चीज़ फ्री एक्सपेंशन होती है, एडियाबेटिक कंडीशंस होती हैं, यानी इसका मतलब जो है कि आप कह सकते हैं ये वर्ड जो होते हैं ना फ्री एक्सपेंशन, जो एनसीईआरटी में जाएगा तो लिखा होता है फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये वर्ड होती है एनसीईआरटी में लिखा होता है फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल। इसका मतलब अब खुद सोचो, जब टेम्परेचर का लेन देन नहीं है, हीट का लेन देन नहीं है, अगर मान लो कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, इनसे जो है हीट का ना बाहर जाना ना आना जाना क्या है, Q इक्वल टू 0 है। यानी इसका मतलब क्या है, डेल्टा T इक्वल टू क्या होगी, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0 होगा। यानी बाहर का जो टेम्परेचर होगा, जो अंदर का टेम्परेचर में कोई लेन देन होगी नहीं। तो अगर Q इक्वल टू 0 हो गया तो डेल्टा T इक्वल टू 0, क्योंकि ये लाइन एनसीईआरटी में लिखा होता है फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल्स। यानी आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, डेल्टा T इक्वल टू 0, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होती है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होती है। अब आप देखते हैं, एक आपने पढ़ा होगा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, ये ध्यान देना। तो अगर डेल्टा U इक्वल टू 0, अगर आपका जब डेल्टा T इक्वल टू 0 होता है, डेल्टा T इक्वल टू 0 होता है तो चेंज इन एनर्जी भी 0 होती है। आपको मैंने पढ़ाया था कि इंटरनल एनर्जी में चेंज 3 तरीके से हो सकती है। जब एक कंडीशन ये भी था कि टेम्परेचर में चेंजिंग हो, तो जब टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं तो डेल्टा U की वैल्यू क्या है, 0। देखो आपका ये भी वैल्यू 0 और ये भी वैल्यू 0 आपकी, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी क्या आएंगे, ये तीनों के तीनों 0 होंगे, यानी Q इक्वल टू 0, डेल्टा T इक्वल टू 0, W इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आंसर कौन सा है आपका, इसका सेकंड वाला। तो एनसीईआरटी पे आप जाएंगे तो ये लिखा है ना, करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो वहाँ लिखा होता आइसोथर्मल, एक वर्ड लिखा रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डेल्टा T इक्वल टू 0 होती है। तो ऐसे कंडीशन में Q इक्वल टू 0, डेल्टा T इक्वल टू 0, W इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, अब आते हैं आपका अगला ऑप्शन, ये रहा, कह रहा फॉर द रिएक्शंस टू Cl से बनता है Cl2। सेम सवाल, ये सेम सवाल 2019 में भी आया था, लेकिन वहाँ H2 था और यहाँ क्या हो गया, Cl2। तो देखो ये क्या है, दो Cl अलग अलग हैं, अलग अलग मतलब फ्री हैं। तो फ्री होंगे तो क्या होंगे, घुमा के खूब घूमेंगे, और घूमने क्या बोलते हो, रैंडमनेस, और रैंडमनेस से क्या पता करते हैं, एंट्रोपी। तो देखो डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी। तो आप इसे एंट्रोपी पता कर सकते हैं। तो देखो क्या रहा होगा, ये रहा होगा Cl। तो ये Cl कैसे होंगे, बधे थोड़ो हैं, अलग अलग हैं। तो ये अलग अलग Cl हैं, तो ये घूम रहे होंगे। अब क्या हो रहा होगा, ये दोनों Cl जाके क्या होंगे, बध गए। तो बध गया कैसे, बॉन्ड बन गया, इनके बीच बॉन्ड बन गया। तो क्या हो जाएगा, जो फ्री थे घूम रहे थे, अब वो क्या करके बंध गए। तो अगर कोई बंध जाता है तो दौड़ भाग कैसी हो जाती है, रैंडमनेस कैसी, कम। तो कम को क्या बोलोगे, एंट्रोपी घट गई। तो क्या बोलेंगे, दो Cl से जब Cl2 बनता है, यानी कि बीच में बॉन्ड बन जाता है, तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो एंट्रोपी घटने को बोलते हैं डिक्रीज हो गई। तो एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, ये रहा। तो आपने एंट्रोपी डिक्रीज कहाँ मिलेगी, कम होने क्या मिलेगी, दो कहाँ डिक्रीज है, ये तो डेल्टा एस लेस देन है कि नहीं है, ये क्या है, ग्रेटर देन है। तो ये तो भाई गड़बड़ है। एंट्रोपी डिक्रीज का मतलब होता है कम हो जाना, और कम का मतलब क्या हो जाएगा, निगेटिव। अरे दो ही चीज़ है यार, या ऐसे तो बोलते हो डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0, पढ़ाया था आइडियल गैस में, याद आ रहा होगा। यानी एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। या तो फिर क्या हो सकती है, डेल्टा एस ये यानी 0 से कम हो गई। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या बोलेंगे, वैल्यू किस में है, कम होगी, मतलब किस में है, निगेटिव में है। तो कम हो गई। तो कम होने का कहाँ पे आपके पास है, किस ऑप्शन में है, ये फर्स्ट में है और थर्ड में है। तो यानी इसका मतलब है आपका आंसर या तो ये हो सकता है या तो ये, यानी ये दोनों तो नहीं होंगे। ऐसे ही एग्जाम में लगाना, आप एक चीज़ को देखो, उससे आप
तुरंत आपका ऑप्शन सेट हो गया कि इससे मुझे क्या पता हो गया कि एंट्रोपी घट रही है, तो एंट्रोपी यहाँ और यहाँ घट रही है। अब देखो एंथैल्पी में आओ, एंथैल्पी में दो चीज़ होती है, बॉन्ड फॉर्मेशंस और बॉन्ड डिसोसिएशन। तो यहाँ क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है या टूट रहा है, बन रहा है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है, जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो मतलब हीट निकलना, ये तो रूल है। बॉन्ड का बनना, हीट निकलना, बॉन्ड का तोड़ना, हीट देना। नहीं समझ में आ रहे हैं? तो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ये Cl2 क्या हो रही है, बन रही है, यानी बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड बनने क्या बोलते हैं, एंथैल्पी क्या होगी, जनरली एक्सोथर्मिक। और बॉन्ड को तोड़ते, तो यहाँ बॉन्ड तोड़ थोड़ रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। यानी दो Cl से Cl के बीच में बॉन्ड बना है, तभी तो Cl2 कहते हैं। तो यानी बॉन्ड बन गई। अगर बॉन्ड बन गई तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो क्या निकलती है, जनरली हीट। तो हीट निकलती है तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव। इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा H भी निगेटिव होगी और डेल्टा S भी निगेटिव होगी। यानी दोनों के केस में क्या होंगे, लेस देन 0। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाले में है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला। तो ये आंसर आपका फर्स्ट। इसमें आपका आंसर था सेकंड। बहुत सिंपल सवाल थी, बहुत सिंपल। और एक चीज इसको आप एनसीईआरटी में दिखा सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी में जाइए तो 11th वाले में पार्ट फर्स्ट में पेज नंबर 183 पे एक एक्सरसाइज नंबर है 6.18, उसी एक्सरसाइज से सवाल है। तो एक्सरसाइज भी होता है एनसीईआरटी में, इंटेक्स होते हैं। तो आप एक्सरसाइज इंटेक्स जरूर लगाएं, क्योंकि उठा के वो एग्जाम में सवाल रख दी जाती है। ठीक है, अगला सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव। ये चार ऑप्शन है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल्स। एनसीईआरटी में अगर आप देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी 12th में पार्ट सेकंड में पेज नंबर 331 नंबर पेज पे है। मैं इसको अपने ट्रिक से बताता हूँ। हमने पढ़ाया था ट्रिक में कि RMgX, देखो ये लिखा मैग्नीशियम, ये मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका मतलब क्या, RMgX। तो यहाँ मैं ट्रिक सिखाता हूँ आपको, अपना ट्रिक्स। ठीक है, अभी देखो हमारा, जब आप इसको ट्रिक सीख लोगे तुरंत आंसर आएगी, कुछ करने नहीं है। तो मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ। देखो ये क्या लिखा आपका, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये हो गया मिथाइल, ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया क्लोराइड। किस पे रिएक्शन कराना है, एसीटोन पे। तो देखो एसीटोन का तरीका है, ये होता है एसीटोन, यानी CH3 COCH3। हमारा ट्रिक क्या है, देखो क्या कहते हैं, जब इसको तोड़ोगे, इस बॉन्ड को, ये बॉन्ड को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, ये मीना है, मीना का मतलब क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और ये है लीना है, ये लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आइटम है। तो इस पे क्या आएगा, निगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। जब भी ये रिएक्शंस होती है तो आगे लिखा होता है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। याद नहीं, देखो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये 100% लिखा रहता है। तो क्या करें, पूरा रिएक्शन करोगे। हमारा ट्रिक्स है, क्या ट्रिक है, देखो जब इसको तोड़ोगे तो मैग्नीशियम मेटल होती है, तो हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो इस पे क्या आएगा, निगेटिव। करना क्या है, CH3 को C से जोड़ दे और O को OH में चेंज कर दे। हमारा ट्रिक है, क्या ट्रिक है, यानी R को या CH3 को C से जोड़ दे और O को OH में चेंज कर दे, बस आंसर हो गया। R होता है यहाँ पे R, अगर मिथाइल ना होता तो यहाँ R एल्किल। तो क्या करो, R को C से जोड़ दे और O को OH में चेंज कर दे, बस आंसर हो गया। O को OH में चेंज कर दे, करके देख लो, करते हैं। जब इसको इस पे जोड़ेंगे तब हमारा ये तरीका बनेगा, क्या रहेगा, ये C है ही है, ये एक और आया तो यहाँ C लग गया, CH3 हो गया। ये आपका O किस में चेंज हो गया, OH के अंदर। और बाकी ये 3 CH3 जो हैं ये रहेंगे ही, ये 2 जो CH3 हैं ये ऑलरेडी यहाँ रहेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं, तो इनको जोड़ दो, ये रहेंगे। तो ये कौन सा एल्कोहल बन गया, एल्कोहल ही बनेगा। कौन सा बन गया, टर्सरी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, टर्सरी। तो टर्सरी कहाँ है, सिर्फ यही तो। आखिर नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल माने 4 एल्कोहल, 4 कार्बन वाले, गिन लो, 1 कार्बन
2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, सही है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। तो ये आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। अब अगर आप ट्रिक से नहीं सीखना चाहते हैं, आप लॉजिक लगाना चाहते हो तो लॉजिक लगा दो। क्या करोगे, इसको इस पे जोड़ दो तो जुड़ा रहेगा, और ये पॉजिटिव वाला किससे जुड़ेगा, OH से। ये तो मेरा ट्रिक हो गया। अगर आपको बिना ट्रिक सीखना चाहते हैं तो बिना ट्रिक से सीख लो। ये देखो बिना ट्रिक वाला क्या करेंगे, ये C जो है ही है तो यहाँ CH3 तो ये रहेगा, और ये CH3 ये भी रहेगा, और के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला CH3 किससे लगेगा, इस कार्बन से लग गया, ये वाला जो आया है, और ये O जो है O से क्या रहेगा, Mg, और साथ में क्या रहेगा, Cl। अब फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा, यहाँ पे OH दोगे और यहाँ पे H दे दोगे, तो इससे प्रोडक्ट फिर वही बन जाएगा। बस ये है कि एग्जाम में ये टाइम टेकिंग हो जाएगी, और ट्रिक से सॉल्व करोगे तो कोई टाइम टेकिंग, बना वही प्रोडक्ट फिर। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है चाहे ये ट्रिक से सीख लो चाहे वो उससे सीख लो, दोनों चीज़ें हैं। ठीक, एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पेज नंबर 331 पे जाना। RMGX ग्रीनॉट एजेंट है, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड है, एस्टल्डिहाइड है, एसीटोन है, सबकी रिएक्शंस हैं, आपको कई सारा हो जाएगा, सबका रिएक्शन आपको ऐसे करना है। तो ये हो गया आपका, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। तो कभी जब भी एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन हो तो R को C से जोड़ दे, O को OH में चेंज कर दे, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यह है आंसर 4th, यानी 4th वाला होगा ये। इस पे आते हैं, बहुत सिंपल तरीका है, ये भी एनसीईआरटी में आ जाइए। एनसीईआरटी 12th में पार्ट 2 में पेज नंबर 363 पर एक इक्वेशंस लिखा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। कुछ भी नहीं करना होता है, एकदम आराम से इक्वेशंस है, और इक्वेशंस को जो है यहाँ पे चाहो ट्रिक लिख लो। जब भी RMGX की रिएक्शन कराना हो तो R को C से जोड़ दे, O को OH में चेंज कर दे, ये ट्रिक लिखे रहना। R को C से जोड़ दे और O को OH में चेंज कर दे, ये ट्रिक याद रखिएगा, आपके लिए बहुत काम आएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है आपका ये रहा, आओ देखते हैं। ये रिएक्शंस कराते हैं, मैं इसको कराता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो जब ये कराएंगे तो एनसीईआरटी में आपको देखिएगा, एनसीईआरटी मिलेगी, मैं इसको दिखा देता हूँ, एक बार फिर से लिख देता हूँ। बहुत सिंपल है ऑर्गेनिक के सवाल, सिंपल तरीके से पढ़िए, बहुत कुछ मत पढ़िए। ये रहा, ध्यान देना, ये क्या लिखा है, HNu, और ये Cl2 क्या है, एक तरह का सब्स्टिट्यूशंस है, और एक तरह का सब्स्टिट्यूशंस होंगे तो सब्स्टिट्यूशंस कहाँ की होगी, बेंजीन के अंदर, हाइड्रोजन की नहीं। ये देखो पढ़ाया था, हाइड्रोजन पराग, याद करो पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था, HNu हो, सनलाइट हो, पराक्साइड हो, तो ये क्या करते हैं, फ्री रेडिकल बनाते हो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक बार एक H तो एक Cl, ध्यान देना, यहाँ से H को रिप्लेस करेगा, हटाएगा तो एक Cl लग गया, दूसरा हटाएगा तो दूसरा Cl, तो यहाँ अगर दोनों Cl उसे रिप्लेस कर देंगे तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या बन जाएगा, CHCl2। तो ये हो गया। तो जो X बना है क्या है आपका, ये X हो गया। ये फिर क्या पूछ रहा है, अगर फर्दर आप हाइड्रोलिसिस कर दो, देखो ये आपका X बन गया, और इसको अगर आप पानी में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करा देते हैं ये, तो क्या होगा, हम आपको पढ़ाए था तरीका, ये हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो क्या होगा, यहाँ से एक Cl एक H गया, तो एक H तो 2 मोल ले लीजिए, तो पानी कितना मोल ले लें, 2, तो 2 OH हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ जब हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, 2 OH। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि देखो एक H आया, एक H को पकड़, Cl को पकड़ लिया तो एक Cl गया, दूसरा गया, दूसरा Cl चला गया, तो आपका जो ये है 2 OH है और 2 ये आपके पास OH है। तो जब 2 H गया तो यहाँ 2 OH लग जाएगा, 2 OH लग गया। हम आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, हमने कहा था यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका निकल गया 2HCl, ये निकल गया। हमने कहा था एक कार्बन पे 2 H नहीं रहते, जैसे एक मियान में 2 तलवार नहीं रहते हैं, एक कार्बन पे 2 H नहीं रहते हैं, 2 COH नहीं रहते हैं, क्या निकल जाता है यहाँ से, वाटर। तो यहाँ से वाटर निकाल देंगे आप, तो जब ये वाटर निकाल देंगे तो बनेगा क्या, अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्ट बन गया, जो आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे थे, फाइनल प्रोडक्ट यही बना है। क्या बना है, ये देखिए क्या नाम है, बेंजल्डिहाइड्स। इसका मतलब आप सही चल रहे हैं। तो आपसे ये बेंजल्डिहाइड नहीं पूछा, क्या पूछ लिया, बीच का स्टेप, और बीच का स्टेप क्या है आपका X, और X क्या बना है, ये बेंजीन होगा, ये CH होगा, 2 Cl2 लगा होगा। तो आप आंसर देख लीजिए,
तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, ये आपके हो जाएंगे। मेरा द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम्स फ्रॉम मॉल्टन कैल्शियम क्लोराइड्स, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम पर मोल इस। ये आप अगर जाएँ देखेंगे तो एनसीईआरटी जो है 12th वाली पार्ट फर्स्ट में पेज नंबर 92 में एक एक्सरसाइज है। जैसे इंटेक्स है, चैप्टर ख़त्म होता है तो बीच बीच में इंटेक्स होता है, पीछे एक्सरसाइज होती है, तो एक्सरसाइज का ही सवाल है ये। एक्सरसाइज में जो है कैल्शियम क्लोराइड का सवाल है, तो कुछ करना नहीं होता है, कुछ नहीं। फैराडे फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जो है W होती है ZQ, ये W होता है ZQ। और अगर आपको ये पता करना है कि कितने फैराडे हैं, यानी फैराडे का मतलब आपका चार्ज पता हो जाए, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, W/Z, ये हो जाएगा। तो आपका W तो दिया है, कितना ग्राम दिया है, 20 ग्राम, तो आप रख दीजिए 20 ग्राम ये दिया है, और हमें Z पता करना है। तो Z का मतलब हो जाता है, आप पढ़े होंगे E/F, ये फार्मूला होता है, Z होता है E/F, Z E/F। E क्या मतलब क्या है, E है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कितना होता है, 40, और आपका जो है ये जो इक्विवेलेंट वेट दिया है ये, तो आपका दिया है, मतलब इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि जो है उसकी मॉलिक्यूलर वेट हो, मॉलिक्यूलर वेट से किससे डिवाइड कर दो, उसकी वैलेंसी से। तो वैलेंसी कितना हो, कैल्शियम +2 हो जाती है। तो क्या करेंगे आप, तो जो है आपका 40/2 कर देंगे, तो कितना आएगा, 20। तो ये इक्विवेलेंट वेट जो है, ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंट वेट जो होती है तो यहाँ पे आप रखेंगे E/F। तो 40 बटे अगर आप रखते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंसी या बैलेंस फैक्टर, तो मॉलिक्यूलर वेट है 40, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20, तो 20 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप जो है, और नंबर ऑफ पूछ रहा है कि आपकी जो ये क्या कहते हैं, कितने फैराडे यूज़ हुए हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि E/F से रखिए, और एक तरीका मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। क्या शॉर्टकट बताया था, पहले मैं इसको रख देता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगर ये रखते हैं आप, तो Z यानी E/F, यानी इसका मतलब 40/2 हो गया 20। मैं इसको दूसरी तरह बताता हूँ आपको, तो ये आ जाएगा 1, यानी कितना फैराडे यूज हुआ है, 1 फैराडे। मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ फिर से सिंपल तरीके से। मैं आपको एक ट्रिक पढ़ाया था, 1 फैराडे, याद करो, मैं आपको पढ़ाया था, इसको मिटा देता हूँ, हो सकता है ये आपके ना समझ में आया हो, टफ लग रहा हो, तो सिंपल तरीके से क्या तरीका है, पढ़ाया था आपको 1 फैराडे। 1 फैराडे मतलब कितना, 96,500 कूलम, ठीक है, बराबर कितना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बराबर जो है मॉलिक्यूलर वेट्स की। ये आपके पास देखो कितना कितना कैल्शियम है, कैल्शियम कितना है, 20 ग्राम है। तो कैल्शियम को आपको यूज करना चाहते हैं, तो अगर मोल निकालना चाहेंगे तो मोल इक्वल टू कितना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट्स। तो वेट कितना दिया आपका, 40, नहीं वेट दिया है आपका जो है 20, और मॉलिक्यूलर वेट आपको कितना दिया है, 40, ये 40, तो कितना हो गया, 1/2, यानी आपका कितना आ गया, हाफ मोल। ध्यान दीजिएगा, अगर हाफ मोल इस्तेमाल हुआ है तो देखो इसका मतलब कितना, अगर आप कहते हैं, इसको मिटा देंगे, ये मैं यहाँ पे फिर से समझाता हूँ आपको, क्या रहेगा, अगर 1 कैल्शियम यूज होती, ध्यान देना, तो कैल्शियम पे कितने चार्ज है, 2, तो इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन यूज होता है, 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, फैराडे के, और इसका मतलब फैराडे का मतलब कितना मोल, तो जितना यूज होगा उतना मोल हुआ होगा, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 2 मोल यूज होना चाहिए। अब क्या हो रहा है आपका, कितना है, अगर कैल्शियम एक कैल्शियम यूज हुआ है तो इसका मतलब कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कितना, 1 फैराडे, यहाँ 2 फैराडे, यहाँ 1 फैराडे, मोल कितना होगा, हाफ मोल। नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपका मोल कितना आया, आधा मोल। इसका मतलब कैल्शियम का कौन सा आयन यूज होगा, एक इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन जो है
अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दोगे तो कैल्शियम में यूज हो जाएगी। यानी कैसे है, अगर मान लो ये कैल्शियम है प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो किस में हो गया, कैल्शियम में यूज हो गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन को यूज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब कितना यूज हुआ, 1 फैराडे। इसका मतलब कितना चार्ज, जितना फैराडे उतना चार्ज, तो कितना यूज हुआ है, 1, तो कितना चार्ज हो जाएगा, 1। नहीं समझ पा रहे हैं। कैल्शियम हमें कैसे पता, हमने मोल निकाल लिया, तो हमारा कितना यूज हुआ है, आधा मोल। आधा मोल मतलब कितना, देखो अगर आप यही कहते हैं कि अगर कैल्शियम +2 है, देखो समझा रहा हूँ, अगर कैल्शियम +2 होता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देते तो किस में यूज हो जाता है, प्लस में। तो आप क्या बोलेंगे, देखो मैं इसको बोलने जा रहा हूँ, कैल्शियम +2 को रिड्यूस करने में कितना इलेक्ट्रॉन लगा है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितना, 2 फैराडे। 2 फैराडे बराबर कितना मोल, यहाँ कितना बना है, 1 या 2 मोल, 1 मोल। तो कहेंगे 1 मोल ऑफ कैल्शियम के बराबर है, या फिर क्या कहेंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर है। सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। ये अब आपने क्या किया, 20 बटे कितना किया, 40, कितना आया, आधा मोल ऑफ कैल्शियम। इसके बारे में बोल रहे हैं, अब फिर से लिखते हैं, क्या बोलते हैं, हमने कहा कैल्शियम आधा मोल इस्तेमाल हुआ है, तो इसको उल्टा बोलने जा रहा हूं, क्या कहेंगे, कैल्शियम का 1 इलेक्ट्रॉन ना होगा, आधा इस्तेमाल हुआ, तो कहेंगे 1 इलेक्ट्रॉन रहा होगा। कितना इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, तो किस में रिड्यूस हुआ होगा, आधे में, तो कैल्शियम का आधा रिड्यूस हुआ है। तो क्या कहेंगे, ये बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फैराडे बराबर कितना मोल, हाफ मोल ऑफ कैल्शियम बराबर कितना, मॉलिक्यूलर वेट के बाई 2। एकदम सिंपल तरीके से बोला हूँ आपको, फार्मूला तो छोड़ दो। तो आपने कैसा निकाला, मोल निकाल लिया, यानी आधे मोल आया है। इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है, जो मैं आपको इसको पढ़ाता हूँ तो मैं आपको इसको सिखाता हूँ एनसीईआरटी में। अगले पे आते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक्सरसाइज का सवाल था। इसमें सवाल दूसरा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये कैटायनिक। ठीक है, अगला सवाल है कैटायनिक डिटर्जेंट है, कैटायनिक डिटर्जेंट इज, डिटर्जेंट के बारे में आप सुने होंगे, कैटायनिक होता है, एनायनिक होता है ये। तो ये आप एनसीईआरटी में जाएंगे, एनसीईआरटी में जाइए 12th वाले में, पार्ट सेकंड, पेज नंबर 460 पे, यानी 460 पे अगर आप जाते हैं तो ये सवाल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगी, एकदम लाइन लिखा रहता है, कैटायनिक है, एनायनिक है, डिटर्जेंट होते हैं, तो ये याद करने वाली सवाल है। ठीक है, तो वहाँ जाएंगे तो ये सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड्स, ये एग्जाम्पल है किसका, कैटायनिक डिटर्जेंट का। तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं, आपको इसको याद करना होगा। कुछ चीज़ें याद करनी आती हैं लेकिन सब हैं एनसीईआरटी से। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th और इसका आंसर हो जाएगा 2nd। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर्स। आप जानते हैं कि सीबीएसई का सबसे पेट टॉपिक है पॉलीमर्स, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इनसे सवाल आना ही है, 100% आना है, इनके बिना पेपर नहीं बनता है। तो क्या करें, अब नेचुरल पॉलीमर्स, पॉलीमर जो होते हैं एक नेचुरल होते हैं, एक आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर में अगर आप जाते हैं तो देखो ये लिखा है पॉली ब्यूटाडाइन एक्रोनाइट्राइल्स, ये मैन मेड पॉलीमर्स हैं। ये जो है ना cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन, यही नेचुरल पॉलीमर्स है। एनसीईआरटी में देखेगा तो ये लाइन आपको जो रबर्स है वो रबर को ही जो है ये इसको बोलते हैं cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन्स, ये जो है नेचुरल्स रबर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 2nd। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वही पढ़ना है। अगला इस पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सो एसिड्स। ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऑक्सो, ये एसिड्स ऑफ द सल्फर हैज, यानी लिंकेज क्या मिले, ओ लिंकेज। तो मेरा ट्रिक्स है, क्या ट्रिक है, आपको जब ऑक्सीजन का नंबर, ध्यान देना, ऑक्सीजन का नंबर अगर 6 से ज़्यादा हो जाए तो एसएस लिंकेज नहीं पाई जाती है। तो आपको क्या ढूंढना है, इसे बोलते हैं पराक्साइड लिंकेज। तो अगर कार्बन, अगर ऑक्सीजन के नंबर 7 हैं, देखो ये 7 है,
तो इसमें कौन सा लिंकेज होगा, SO लिंकेज होगा। तो 2016 में भी आया था कि SS लिंकेज कहाँ नहीं पाई जाएगी, तो कार्बन नंबर 6 तक तो नहीं पाई, सॉरी ऑक्सीजन नंबर 6 तक नहीं पाई जाएगी। जैसे 7 हुआ या 8 हुआ, तो देखो 16 में सवाल आया था SS लिंकेज नहीं पाई जाएगी। तो हमारा ट्रिक था कि जब ऑक्सीजन का नंबर कहाँ तक हो जाए, 6 तक, 3 हो 4 हो 5 हो 6 तक हो, तब तक तो SS लिंकेज होगा। और जैसे ऑक्सीजन का नंबर 7 हो गया तो क्या हो जाएगा, SOS लिंकेज हो जाएगी। और ऑक्सीजन नंबर 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, SOOS लिंकेज हो जाएगी। यानी सल्फर रहेगा, फिर ऑक्सीजन रहेगा, फिर ऑक्सीजन, फिर सल्फर। तो ये तो पूछा आपसे, तो ऑक्सीजन नंबर कौन सा होना चाहिए, 8 वाला। और 8 कहाँ मिलेगा आपको, देखो यहाँ 7 है तो ये होगा नहीं, यहाँ 4 है तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो किस में होगा, यानी H2SO8। इसे बोलते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड्स। आप कह रहे हैं इसका डायग्राम बना दो, इसका डायग्राम क्या बहुत बार बना चुका हूँ, जितनी बार पढ़ा है उतनी बार बना रहा हूँ। तो डिस्कस करके आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है, ये देखो डायग्राम बनाना है। सल्फर लीजिए, O लीजिए, O लीजिए, यस लीजिए। सल्फर को आपको पता है कि जो है सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाकी इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर दीजिए, ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाएगा बस। तो आपके पास ऑक्सीजन कितने हैं, अभी तो उन्हें 2 यूज किया है, तो कितना यूज करेंगे, 6, तो 3 ये हो गए आपके, तो 3 ये हो जाएंगे आपके, हो गया, सबका ऑक्टेट पूरा है। सुपर ऑक्टेट बनाएंगे तो इसमें कौन सा लिंकेज हो जाएगा, SS लिंकेज तो नहीं होगा, तो इसमें कौन है, SOO लिंकेज है। 16 में क्या आया था, SS लिंकेज किसमें नहीं पाई जाएगी, तो SS लिंकेज कहाँ नहीं पाई जाएगी, इसमें और इसमें। लेकिन यहाँ का सवाल क्या है, पराक्साइड, तो पराक्साइड से इसी में पाई जाएगी। तो इसका आंसर होगा आपका 4th, तो आंसर 4th है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा फाइंड आउट द सॉल्बिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 MnOH given that the ionic product of nickel hydroxide is, ये ऑप्शन है आपके, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन है। ये एकदम एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी 11th में पार्ट फर्स्ट में पेज नंबर 222 पे एक प्रॉब्लम नंबर है। क्या नंबर है, 7.28, जहाँ सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट लिखा है एनसीईआरटी में, उसके लास्ट में यही प्रॉब्लम बचा है, वही उठा के रख दिया। अब इस प्रॉब्लम में कॉमन आयन लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट से क्वेश्चन से लगेगी, लेकिन क्या करोगे टेंशन लेके, जानते हो जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा होता है वहाँ ट्रिक से सॉल्व करा दी जाती है। तो इसको आप जो है हमारा ट्रिक है, ट्रिक यहाँ लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे क्या लिखना होगा। ये है सॉल्बिलिटी, यानी S निकालना होगा, तो सॉल्बिलिटी इजकल टू आपको लिखेंगे KSP, ये KSP अपान कॉमन आयन, कॉमन आयन कंसंट्रेशंस। अब ध्यान देना, अगर कॉमन आयन की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 होगी, 1 है तो स्क्वायर नहीं करेंगे। कॉमन आयन यहाँ, जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ क्या है 2, तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपने इसको स्क्वायर करेंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता, जैसे लिखा हुआ है 0.1 NaOH, और अगर यहाँ पे आपको लिखा होता निकिल बजाय यहाँ लिखा होता पोटेशियम, लिखा होता KOH, तो यानी OH 1 है, यहाँ भी OH 1 है, तो स्क्वायर नहीं करना पड़ता। हमने बताया था कि कंसंट्रेशन अगर डबल है, OH डबल है, तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, डबल नहीं है तो सिर्फ वही रखेंगे। कैसे रखेंगे, ये हमारा अपना ट्रिक है। ये इसको मैंने आपको दोनों तरीके से पढ़ाया था, किताब की तरीके से, अपना ट्रिक से। रखिए वैल्यू, देखो ये जो आयनिक प्रोडक्ट होती है वही KSP होती है। KSP क्या बोलते हो, आयनिक प्रोडक्ट कितनी वैल्यू दिया है, 2 × 10⁻15, और कंसंट्रेशन कितना दिया है, ये देखो कितना दिया है, NaOH कितना है 0.1, अरे तोड़ोगे तो 0.1 सोडियम मिलेगा, 0.1 मिलेगा, तो यहाँ पे कितना है, ये तो यही OH, ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है 0.1 मोलर। जब ये कंप्लीट टूटेगा तो क्या बनेगा, सोडियम, और ये बनेगा OH आयंस। तो ये भी पूरा शुरू में नहीं टूटा, 0 टूट गया तो कितना बनेगा 0.1 मोल, ये 0.1 मोल ये, यानी OH की वैल्यू कितना है 0.1, तो ये 0.1 हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना है 2, तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, बस आंसर हो गया। तो ये यहाँ ऊपर जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 100, तो 2 × 10⁻15 × 100, तो वैल्यू कितना हो जाएगी 2 × 10⁻13, ये रहा, तो 10⁻30 यानी 4th वाला आपका ये हो जाएगा।
तो ये मेरे ट्रिक से सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम सवाल को बहुत बड़े में लगाएंगे तो आप लगाइए। इसका एक मैं और तरीका बताया था, n 10 के पावर कितना आया था, 13 आया है ना, 13। अच्छा ये ऊपर है, सॉरी ये नहीं है, आंसर इसका ऊपर है, सेकंड वाला है, ये तो 1 लिखा है, 1 नहीं होगा, इसको सही कर लो, करेक्ट कर लो, आंसर होगा सेकंड। ठीक है, क्योंकि जो मेरा आंसर आया है वो आया है 2 × 10 के पावर -13, तो 13 ये सेकंड में है, यहाँ पे, यहाँ तो 1 लिखा है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल है। जब आपको सिर्फ पहचानना होगा कि जिसका पूछेगा उसमें देखिएगा कि ये दोनों जो कॉमन हैं वो क्या हैं। अगर यहाँ सिर्फ एक OH होता, जैसे KOH, जैसे यहाँ पे लिखा होता आपका, जैसे लिखा होता यहाँ पे LiOH, तो एक ही OH स्क्वायर नहीं है, यानी 2 यहाँ नहीं है, तो यहाँ स्क्वायर नहीं करेंगे। और जब यहाँ 2 हैं तो यहाँ का जो कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर कर देना, एकदम कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 होते, मान लो निकल गया एल्युमिनियम होता, AlOH का होल थराइस, तो 3 होता, तो यहाँ क्या करते, क्यूब कर देते, बस इससे तो नहीं आएगा, ये स्क्वायर या क्यूब, बस इस पे आ जाइए। कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, ये लाइन, इसका मतलब क्या, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो। ये देखो पढ़ाया था आपको कि अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर जिसको 0 होती है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो और निकाल लेते हो। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, ये रहा। और देखते हैं, चेक करते हैं, आपको मैं लिथियम चेक करता हूँ, ये वाला हीलियम चेक करता हूँ। हीलियम कितना होता है, ये Li2 है, एक हीलियम कितना होता है, 2, तो 2 कितना हो जाएंगे, 4, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, तो कॉन्फ़िगरेशन कर लो, सिग्मा 1s2, ये बॉन्डिंग वाला होता है। उसके बाद क्या होता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला, ये तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2, तो यहाँ रख दीजिए फार्मूले पे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू कितना होगा, बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग 2 बाई 2 इक्वल टू कितना, 0, इसका मतलब कितना, 0। तो इसका मतलब है यही एक ऐसा है जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 0 आएगा, बाकी किसी 0 नहीं आएगा, चेक करके देख लीजिएगा, सिर्फ यही होगा जो है। ठीक है, तो आप जाइए एनसीईआरटी पे, एनसीईआरटी 11th में पार्ट फर्स्ट में पेज नंबर 126 पे बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका 0 आता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो ये आप जानते हैं एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, आते हैं इस पे। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट्स यानी KF ऑफ बेंजीन इज 512 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशंस फॉर द freezing point depression for the solutions of molality 0.078 m containing a non-electrolyte solute in benzenes is rounded off up to decimel up to 2 decimal place। इसका मतलब एक सिंपल सा सवाल है, कुछ नहीं है। अभी मैंने जो है आपको जो हमारा लेक्चर भी सोल्यूशन चल रहा है उसमें देखेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, छोटा फार्मूला होता है, क्या है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, बस इसी फार्मूले पर रख दीजिए आपके आंसर। क्या क्या दिया है आपका, देखो फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट दिया है, कितना दिया है, ये आपका KF दिया है, ये KF की वैल्यू है, तो कितना है 5.12, और देखो मोलिलिटी भी दिया है, कितना दिया है, ये 0.078, सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो गया, सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा, कितना आ जाएगा 0.40, ये रहा 0.40 ये केल्विन। तो कह रहा है कि दो बोला है अप टू 2 डेसिमल्स, यानी 2 वर्ड तक लाना है पॉइंट के बाद, तो आप देख लीजिए कहाँ है, ये 0.40 के, सिंपल सा सवाल है, कुछ करना ही नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा 4th, ये 4th आंसर है। अगला सवाल चलते हैं। HCl was passed through the solutions of CaCl2, MgCl2 NaCl। ये आपके दिए हैं, HCl को पास किया गया है इन तीनों में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स कंपाउंड्स क्रिस्टलाइज, यानी कह रहा है कि जब आप इनको पास करेंगे तो कौन क्रिस्टलाइज हो जाएगी। एनसीईआरटी का लाइन है, हम आपको पढ़ाया था जब सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा रहे थे, तो वहीं ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी, क्या था, एनसीईआरटी 11th की जो है पार्ट फर्स्ट पेज नंबर 222 पे एक लाइन लिखा हुआ है, आप जाएंगे तो वो लाइन मिलेगी कि इफ़ बी टेक, ये हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इफ़ बी टेक ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड and pass HCl gas through its, the sodium chloride is precipitated due to increased concentration of activity
ऑफ क्लोराइड आयंस अवेलेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ HCl। कह रहे हैं एक एनसीईआरटी लाइन है, क्या कह रहे हैं, जब HCl को हम पास करते हैं तो NaCl जो है ये टूट जाता है और Cl आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो इसके लिए PPT मिल जाती है, यानी एक तरह का जो है HCl पास करने से NaCl की जो है एक्टिविटी बढ़ जाएगी और प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यही हम चाहते भी हैं कि हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइज हो जाए, क्या बन जाएगी, PPT। तो इनमें ऑप्शंस में कौन PPT होगी, सिर्फ NaCl। कहाँ मिलेगी, जो मैंने लाइन पढ़ा वो एनसीईआरटी लाइन पढ़ा था, तो एनसीईआरटी का लाइन है तो सिर्फ जो प्रेसिपिटेट होगी वो ये प्रेसिपिटेट होती है NaCl। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाया था एनसीईआरटी में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक लाइन लिखी हुई थी, तो यही लाइन जो हमने पढ़ा है वो लाइन एनसीईआरटी का था। ये है जब इसमें पास करते हैं ये टूटेगा तो यहाँ पे भी Cl है और यहाँ HCl है, तो HCl का आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इससे मतलब ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और PPT हम चाहते रहें कि यानी क्रिस्टलाइज हो जाए, यानी PPT बन जाए। तो अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। ये 40 है, कह रहा दी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन, आपका Li है, ठीक है, 171 है, 175 है, ठीक है, Lu है, Li नहीं है, ये एक मिनट, ट्रांजिशन मेटल है, Lu है, Lu कह रहा है रिस्पेक्टिवली आर। तो ये आपके ऑप्शन है, क्या क्या पता करना है आपको, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो आप जानते हैं इसके लिए कि आपके पास एक फार्मूला होता है क्या फार्मूला होता है, ये आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो ये मिलेगी। ये एनसीईआरटी में 11th पार्ट फर्स्ट पेज नंबर 33 पे एक सिमिलर एग्जाम्पल है, वही है, ठीक है। तो अब आपको पहले बात पता हो कि ये इसे क्या कहते हैं, तो ये आपका क्या है, अगर न्यूट्रल होता है तो वही प्रोटॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर है, तो ये Z बराबर क्या है आपका 71, और ये क्या है एटॉमिक मास, इसे बोलते हैं A, ये कहता है 175। तो अगर जब भी आप ध्यान रखिएगा जब इस पर कोई चार्ज ना हो तो जो एटॉमिक नंबर होता है बराबर प्रोटॉन के होते हैं, तो Z बराबर किसके हो जाएगा, P के। तो P मतलब कितना हो गया, प्रोटॉन, तो आपका प्रोटॉन कितना हो गया, तो आपका प्रोटॉन्स हो गए आपके 71। और यही प्रोटॉन अगर कोई चार्ज नहीं होता है तो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये P बराबर किसके हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के। ये तो आपका इलेक्ट्रॉन बराबर भी 71 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो पता हो गया। पहले क्या पूछा है आपका, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितना रहेगा 71, कहाँ है, ये रहा। और आपका जो है प्रोटॉन्स के बाद न्यूट्रॉन पूछा है, तो न्यूट्रॉन देखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन से न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो आप न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, A P माइनस Z माइनस, जो आपका निकालने होते हैं A फार्मूला होता है, इसमें से घटा देंगे तो आपका ये हो गया A, ये हो गया Z, तो इसमें से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन निकाल लीजिए, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा, N बराबर A माइनस Z। तो A की वैल्यू कितना है 175, Z की वैल्यू कितना है 71, कर लीजिए तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4, ये हो गया 0, ये यानी 104 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तो आपके जो है ये जो आपका प्रोटॉन है वो 71 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी आपका कितना है 71 है, न्यूट्रॉन कितना है 104 है। तो थोड़ा सा ये जो है ऑप्शन जो है सही करके लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, तो ऐसा ऑप्शन कहीं है 7110 ये सेकंड में ये है, तो आंसर सेकंड होगा, फोर्थ नहीं होगा, सेकंड होगा। क्लियर रखिएगा, क्योंकि तो कंफ्यूज कर दिया, अगर आप ये पे आएंगे तो गलत कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना होगा। तो आपका प्रोटॉन तो ठीक है, न्यूट्रॉन ये है, इलेक्ट्रॉन ये, यानी सेकंड वाला है, तो आंसर होगा सेकंड। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ छोटा सा सवाल है, ये 9th के सवाल है। क्या है, जो ये लिखे होते हैं वो एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर को हम Z बोलते हैं, और वो प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं जब कोई चार्ज नहीं है। तो कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 71, तो प्रोटॉन के बराबर। अगर कोई चार्ज नहीं है ना, तो आपने उस पर पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाते हैं। तो जो P है वही इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो प्रोटॉन आपका 71 है, तो इलेक्ट्रॉन आपका 71 हो गया। अब न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, तो जो ये आपका एटॉमिक मास है इसमें से एटॉमिक नंबर आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है A, इसे बोलते हैं A, और इसे बोलते हैं Z, तो A माइनस Z, तो यानी 104 आ जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, तो आंसर हो गया आपका सेकंड। इस पे आते हैं, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में करेक्ट नहीं है ये। तो आप देखते हैं भैया, आप जानते हैं कि जो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बॉडी को, तो बॉडी में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स से फिर ब्लड में जाती है और आप हीमोग्लोबिन उससे पकड़ लेती है, यानी HbO2 के फॉर्म में जाती है। इसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन्स। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बात गलत है, यानी कौन सी बात सही नहीं है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो जहाँ पे नॉट या इनकरेक्ट वर्ड हो तो उसे आप अंडरलाइन कर लो या गोला कर लो। ये रहा, कह रहा है इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। एकदम बात है, जब ये इनकम्प्लीट जली होती है तो उससे मिलता है। जैसे आप लकड़ी जलाते हैं इनकम्प्लीट है, या आप हीटर लगाते हैं तो ये है, तो कह रहा है ये प्रोड्यूस होती है इनकम्प्लीट। सही बात है, हमें गलत ढूंढना है। कह रहा है इट फॉर्म्स कार्बोक्सीग्लोबिन्स। ध्यान देना, क्या कह रहा है, इट फॉर्म कार्बोक्सी। ये कहाँ पहले मिलेगा, मैं इसको डिस्कस करने से पहले बता दें कहाँ लिखा है ये। तो आप कहेंगे एनसीईआरटी में 11th वाले में पार्ट फर्स्ट में पेज नंबर 320 पे पूरी ये चारों लाइन लिखी हुई है। तो आप उसमें से ढूंढ सकते हैं कि कौन सा लाइन आपकी सही है। ठीक है, आप एनसीईआरटी में जाके देख सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ उसके बाद भी। आओ देखते हैं, कह रहे हैं कि इट फॉर्म, कह रहा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन्स। आगे बोल रहे हैं इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड्स। हमें बात ये बताना है कि कह रहा है कौन सी बात सही नहीं है। देखो, कह रहा है द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन्स, यानी हीमोग्लोबिन बॉन्डेड टू CO, ध्यान देना, इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नहीं, कितना टाइम होता है, 200 टाइम्स मोर स्टेबल होती है। जैसे अभी आप टेम्पो के पीछे जा रहे हैं और टेम्पो धुआं फेंक रही है, तो आपको खूब छींका है, खूब खांसी आई। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉपर ऑक्सीजन ना जाके क्या जाता है उसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड। जाके कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बॉन्ड हो जाती है, और जब हमारे लंग से होते हुए जब ब्लड में जाती है तो ब्लड को क्या चाहिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो हमें बार बार खांसी आएगी, प्रॉब्लम होगी, सफोकेशंस होंगे, यही चीज़ें होती है। ऑक्सीजन उसके पास जाएगी लगने के लिए हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन से वो बॉन्ड नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्या हो रही है, CO कितना टाइम बाउंड हो जाएगी, 200 टाइम्स मोर स्टेबल है। तो ये क्या लिखा हुआ है, लेस स्टेबल। ये बात 100% गलत है। एनसीईआरटी में जाएंगे तो बात लिखी होगी कि ये ऑक्सीजन से, हीमोग्लोबिन से यानी HB से जाके ये 200 टाइम्स बाउंड हो जाती है। अगर ये बाउंड हो और साथ में ऑक्सीजन हो तो ऑक्सीजन से 200 गुना बाउंड हो जाती है। तो ये बात एकदम सही, ये गलत है, ये बात गलत है। ये क्या लिखा है, लेस स्टेबल। द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन अप टू CO इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन और कार्बोक्सी का मतलब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। पहचानिएगा, तो लिखा हुआ है इट फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सही है, बनाती है, बांधती है। कह रहा है इट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड। सही बात है, ऑक्सीजन के अंदर क्या हो जाएगी, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, एबिलिटी कम, रिड्यूस हो जाएगी। ये भी बात सही है कि जब ये बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो ये भी सही है। तो ये एकदम सही है, खाली यही बात गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। ये आओ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। कह रहा मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस। आपके ये CO हैं और H2 हैं, तो आगे ये लिखे हुए हैं टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर है, B2H6 है, H2O2, यानी मैच करना है। तो यानी ये एनसीईआरटी से ही बनाया गया है, लेकिन ये कई जगह पर लिया है, जहाँ जहाँ इसका स्ट्रक्चर है वहाँ ले लिया। जैसे एनसीईआरटी 11th पार्ट फर्स्ट में पेज नंबर पे जाएंगे तो 284 पे है, पेज नंबर 319 पे है, पेज नंबर 313 पे है, पेज नंबर 286 पे है। यानी अलग अलग पेज पे अलग अलग सवाल हैं। ठीक है, ये मतलब आप जाएंगे तो सब एक जगह से नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको देखूँ, ये मैं पढ़ाया था आपको, इस पर आऊँ, B2H6 बनाया था, बनाना बॉन्ड्स। इसका मतलब इसके पास कंपनी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये ब्रिज बना लेता है बनाना। इसका मतलब क्या होगा, आप समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डिफिशियंसी। तो ये पक्का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है। तो आओ भैया, कहीं ऑप्शन है ऐसा, ये लिखा है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ हाइड्राइड। इसका मतलब हाइड्राइड लिखे यानी H है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, पढ़ाया था आपको, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इनकम्प्लीट 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बनाना बॉन्ड्स याद नहीं आ रहा होगा, अब स्ट्रक्चर बना क्या सिखाएंगे, ये थोड़ा याद दिला देते हैं। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये बना दिया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये इससे हो गया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। यानी इसका मतलब है आपके ये 4 हाइड्रोजन तो हो गए, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बनाना बना लेता है।
अब एक इलेक्ट्रॉन अगर इसका लेगा तो इसका नहीं लेगा, तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, बनाना की तरह। ये देखो, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर इसका इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका नहीं लेगा, तो ध्यान देना है। तो इनके पास स्ट्रक्चर जो होता है ये वाले कितने होंगे आप खुद सोचो, 2, 2, 4, 2, 6 ही तो हैं। इधर से आएंगे तब भी 2 अच्छे हैं, तो कितना बॉन्ड हुआ, बनाना बन गया स्टेबल करने के लिए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो इनकम्प्लीट है कि नहीं है, तो इनकम्प्लीट, तो यानी सी का कौन सा सही हो जाएगा, तो सी जो है आपके सेकंड पे गए। और आओ H2O2, आप जाइए पेज नंबर पे देखिएगा, मिलेगा, सब लिखा हुआ, इस पर चेक करिएगा। तो ये ओपन बुक ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, बुक, यानी इसका मतलब क्या है, कंप्लीट नहीं होता है। यानी जो प्लेन में आएंगे वो कंप्लीट होकर पढ़ाया था। प्लेनर का मतलब पूरी सतह टच करे, तो ये पूरी सतह टच करता है नहीं, आप उठा होता है। जब बुक तुम ओपन करोगे तो ऐसे होता है, यानी पूरा ऐसे नहीं गिरा होता है, ऐसा सतह आ जाए, ऐसे होता है। तो ये नीचे वाला पार्ट गया लेकिन ऊपर वाला रखा हुआ नहीं है, यानी सरफेस से टच नहीं किया है, तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, नॉन प्लेनर्स। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेन हो जाएगा। आप जानते हैं ये टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर, ये इस 19 का सवाल भी था, यही 19 में भी यह था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम ये किस में आते हैं, बाइकार्बोनेट किस में आते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। ये सवाल 19 में भी आया था। तो ये आपके हो गए ये वाले इसके। CO और H2 जब मिलाते हैं तो इससे गैस बनती, इसका नाम है सिंथेसिस गैस। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इन दोनों, तो इसे क्या बोलते हैं, सिंथेसिस गैस। तो ये हो गया आपका, तो ये इसका हो गया। आप मैच कर ले सकते हैं, कौन सा आंसर हो जाएगा। आप देखिए, आप ए वाला, यानी आप ए कहेंगे तो ए में आप चेक करेंगे तो किसका सही है, ए का थर्ड। तो ए का थर्ड कहाँ कहाँ है, या यहाँ पे है या तो यहाँ पे है। अब दूसरे में आइए, बी टेम्पोररी है तो बी का फर्स्ट है, इसका मतलब बी फर्स्ट किस में है, ये, तो यानी ये वाला मैच कर जाएगा आपका। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आंसर हो जाएगा सेकंड, आंसर सेकंड। तो जैसे 2 ऑप्शन मैच किया, आगे मत करिए क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं होता है। 2 मैच किया फिर आगे बढ़ जाइए फट से, ऐसे चेक की जाती है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल और डिस्कस करते हैं 43 क्वेश्चंस। 43 नंबर का, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। जब ये सवाल आता है इनकरेक्ट वाला, तो इसका मतलब है कि आपको जो है 3 इसमें तो सही होगा और 1 ही गलत होगी। और ये क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन से, अगर आप एनसीईआरटी जाते हैं 12th पार्ट 1 पेज नंबर 225 पे पूरा लिखा हुआ है। और देखते हैं, डिस्कस करते हैं। कह रहा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम CrO4-2 एंड Cr2O7-2 आर नॉट सेम। चेक कर लो भैया, ऑक्सीडेशन नंबर सबको निकालना आता है, ये रहा। तो इसको मान लीजिए x, तो इसे x मानेंगे तो ये हो गया x। एक ऑक्सीजन कितना होता है, -2, तो -2 × 4, और जो इसके ऊपर लिखे होते हैं साइन के साथ बराबर करके लिख दो, तो कितना हो गया, 8 हो जाएगा। इसमें जाएंगे 2 तो जाएगा +6, तो यानी जब इधर आएगा तो ये हो गया +8, ये हो गया -2, तो x बराबर हो गया +6। यानी इसमें जो क्रोमियम का है +6, देखो इसका +6 है, मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 2x। ये x लिया, 2 से मल्टीप्लाई करा 2x हो गया। और ये कितना है, एक ऑक्सीजन का -2, तो -2 × 7 बराबर कितना हो गया, -2, तो कितना हो गया 14 हो जाएगा। इधर लाए कितना हो जाएगा 12, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 6। यानी इसका मतलब ये भी 6 है, +6 ये भी है। तो ये तो बात सही है भाई, क्या होना चाहिए कि दोनों के सेम है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, नॉट सेम है। तो हमें इनकरेक्ट तो ढूंढना था, तो हम आगे क्यों जाएं फिर इनकरेक्ट। तो एक चीज़ तो हमें मिल गया कि हमारा आंसर पहले ही वाला है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते तो चेक कर लीजिए। तो बहुत सिंपल सवाल थी, इतनी छोटा सवाल था कि हमें नीचे देखने नहीं। आओ मैं सब डिस्कस कर देता हूँ। Cr+4 इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2 ये Fe+2 6 इन वाटर्स। ये आप एनसीईआरटी में जाकर एकदम लाइन ही लिखा है पूरा कि ये कह रहा है Cr+2 यानी 4 इसके इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड में, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। खुद जानते हो जो लोग अपने लोअर ऑक्सीडेशन में होते हैं वो किस में जाते हैं, हायर में। ये रूल है, 2 है तो 3 में जाएगा, 2 है तो 4 में जाएगा। लेकिन ये किस में है, +2 में है, +2 में पहले से है। तो किस पे कह रहा है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। होता क्या है,
अगर उसका डी देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका डी में कितना है 4 इलेक्ट्रॉन। यही फ़र्क है कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल के ये जो है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर लेगा। उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, जल्दी से आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, इसलिए जो है इससे वो कम रिड्यूसिंग एजेंट है। अगला इस पे आते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। एकदम बात सही है, एक्टिविटी है ये। ट्रांजिशन मेटल्स ज़्यादातर क्या काम करते हैं, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब किसी की एक्टिविटी को बढ़ा देना, रिएक्शंस को तेज कर देना, ये तो जनरल तरीका है ट्रांजिशन मेटल की। वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं, कलर शो करते हैं और रिएक्शंस को तेज कर देते हैं, यानी कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। तो यहाँ तक बात सही है। ड्यू टू देयर एबिलिटी ऑफ अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स, एकदम बात सही है, यानी ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं। और वेरिएबल का दूसरा नाम क्या होता है, मल्टीपल। तो एनसीईआरटी का एक लाइन है वेरिएबल, जैसे कोई आपसे पूछे कि ट्रांजिशन मेटल का कैरेक्टर्स क्या है, तो 3 लाइन बोलना होगा कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर चेंजिंग होती है, ये कलर देते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये जो है इनकी जो है इनको यूज करते हैं कैटालिस्ट की तरह। ये 4 लाइन तो आपका फिक्स है, तो वही 4 लाइन तो यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा है, ये ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। ये कैटालिस्ट जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन मल्टीपल माने ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्या बनाते हैं साथ में, कॉम्प्लेक्स। जो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो 4 लाइन तो एक लाइन में लिख दिया उसने। ट्रांजिशन मेटल का ये 4 लाइन आपको पता होना चाहिए। क्या क्या, पहला लाइन वेरिएबल ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग, 2 है तो 3 करेंगे, 4 करेंगे, 5 होगी, 6 होगी, ये सब होती है। ये कलर देते हैं क्योंकि अनप्रेडान रखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इन मेटल को हम कैटालिस्ट की तरह यूज करते हैं। ये 4 लाइन आपको पता होना चाहिए। आगे आते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ऐसे जो कंपाउंड हैं जिसमें इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड आर दोस, ये लिखा है, दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम लाइक, एकदम एनसीईआरटी लाइन है, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस मेटल। सही बात है, जब छोटे छोटे स्पेस होते हैं तो उनमें जो है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो है उसके अंदर जाके ट्रैप्ड हो जाते हैं, वो इंटरस्टिशियल्स कंपाउंड जो होते हैं। तो ये लाइन लिखा हुआ तो ये बात सही है, तो यानी फर्स्ट जो है वही गलत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। कह रहा है कि एन एलिमेंट हैज़ ए बॉडी सेंटर क्यूबिक, यानी BCC है। स्ट्रक्चर्स विल ए सेल इज ऑफ इज लेंथ दिया है 288 पिकोमीटर एंड एटॉमिक रेडियस पूछा है। तो देखो ये इज लेंथ होता है, इसे बोलते हैं ए। तो जो ए जो दिया है वो आपका दिया है, कितना दिया है, 288 पिकोमीटर। ठीक है, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक है। तो हमारा ट्रिक है, ट्रिक क्या है, याद करना, एक फार्मूला होता है वैसे रेडियस का, R=√, ठीक है। जैसे चेहरा होता है तो फेस के लिए 2 होता है, तो रूट वहाँ हो जाएगी 2, चेहरा को होता है। और अगर चेहरा नहीं है, जैसे फेस के लिए होता है, तो हम अपने हिसाब से याद किए हैं कि जब FCC का पूछेगा तो हमारे लोग का चेहरा 2 होता है, एक तो देखने वाला, एक अंदर वाली मामला, ऐसे करके। तब यहाँ 2 होता है फेस के लिए। अब अगर फेस ना हो तो बॉडी सेंसर, तो यानी 3 होगा, तो √3/4 × A, ये फार्मूला होता है। A=√3/4 × A फार्मूला होता है। अब एग्जाम में कन्फ्यूजन रहता है कि एग्जाम में कैसे याद करें कि BCC FCC है। तो देखो तरीका, ट्रिक हमारा क्या है, ये ट्रिक है FCC यानी ट्रिक। तो ये क्या है, बॉडी सेंटर क्यूबिक, तो ये है सॉरी फेस सेंटर क्यूबिक। तो फेस का मतलब चेहरा, जैसे हम लोग का चेहरा कितना होता है, देखने में तो एक है, लेकिन एक अंदर वाला भी तो चेहरा है, खतरनाक वाला। तो कैसे करेंगे उसको रेडियस, A= चेहरा 2, तो इसमें 2 फंसा दो, तो √ हो गया 2, तो चेहरा 2 होता है, तो /4 रहेगा × A, तो ये FCC का हो गया। और अंडर 3 है तो ये BCC का हो गया। एग्जाम में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखो चेहरा 2 होता है, तो रूट के अंदर 2 तो FCC, रूट के अंदर 3 तो BCC, बस आंसर हो गया। सॉल्व कर लीजिए, उस पर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये नीचे वाला मिटा देते हैं, ये ट्रिक बता दिया था, क्योंकि एग्जाम में मैं बहुत भूलता था, तो हम ऐसा याद करते थे आदमी का चेहरा 2 होता है। रख लीजिए, तो ये √3/4 × कितना, 288 जी। आप जानते हैं √3 की वैल्यू कितना होती है, 1.414, मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए। तो मल्टीप्लाई करना क्या है, सॉल्व भी नहीं करना है। ये देखो इधर तो ऑप्शन पे आओ, काहे मल्टीप्लाई करोगे, देखो ऑप्शन ही वही से लिखा है। क्या लिखा है,
√3/4 इंटू ये, कुछ करने नहीं है, सॉल्व ही नहीं करना है, वही ऑप्शन रख दिया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सेकंड वाला। देखो √3/4 इंटू ये, तो यानी कुछ नहीं करना होगा। तो इतना सिंपल सवाल इस बार आया है कि सॉल्व ही नहीं करना है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तो आंसर हो जाएगा सेकंड। तो ये आपके सेकंड आंसर। तो एनसीईआरटी पे जाएंगे तो ये फार्मूला मिलेगा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है, कह रहा आइडेंटिफाई द कार्बन करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग्स। ये दिया है ए, फिर बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट बताना है। तो नीचे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, या जगह नीचे नहीं थे तो ऊपर लिख देता हूँ इसका ऑप्शन कि कौन कौन सही है। तो अभी ये तो ए, बी, सी, डी बताना है कौन सा सही है। तो ये रहा पहला ऑप्शन है इनका, इसमें कह रहे हैं कि सी एंड डी ओनली सही है, तो आपको बताना होगा। दूसरे ऑप्शन में कह रहे हैं ए, बी एंड सी, ये सही है। आपको थर्ड में देखना है ए, सी ओनली। आपका फोर्थ में है बी एंड सी ओनली, ये कह रहे हैं। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपको देखिए अच्छी तरीके से, ठीक है, आपको ये याद भी करना होगा कि कौन सी सही है। देखो पहला क्या लिखा है, CO2 गैस इज यूज एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड रेफ्रिजरेंट। ये गलत है, क्या होना चाहिए? सॉलिड CO2। तो ये बहुत लोग गलत कर देंगे, यहाँ गैस लिखा है, यहाँ क्या होना चाहिए? एस। यहाँ सॉलिड के फॉर्म में होता तो ये जो है आइसक्रीम के में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं, ये बात गलत है। तो ये आपको जो है सॉलिड के फॉर्म में होना, ये गैस के फॉर्म में, गलत है। इसमें आते हैं, कह रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ CO। ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस स्ट्रक्चर पे जाएंगे एनसीईआरटी में, तो ये जो नंबर लिखे हैं ये 12-6 रिंग कह रहा है कि जो है कार्बन 60 जो है बकमिनिस्टर जो फुटबॉल की तरह होती है, उसमें आपको छल्ला गिनना होगा, है कौन से छल्ले कितने के हैं। तो आप उस छल्ले को गिनेंगे तो कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप एनसीईआरटी में जाइए और पेज नंबर मैंने बता दिया है, एनसीईआरटी पेज नंबर नहीं लिखा हूँ, एनसीईआरटी का पेज नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर है कि किस पेज नंबर पे लिखा है, ठीक है। तो ये है आपका, यहाँ लिख देता हूँ NCERT, ये है आपकी 12th वाली, पार्ट फर्स्ट में है। और पेज नंबर जो है आपका, मैं एनसीईआरटी से बता देता हूँ, 2 जगह पे लिखा है, एक तो 318 पे है और 300 जो है 20 पे है। ये दोनों मिला के ये चारों ऑप्शन लिखे हुए थे, 318 और 320 पेज नंबर आप देखिए तो ये लाइन आपको मिल जाएगी। मेरे हाथ में एनसीईआरटी है, मैं इस एनसीईआरटी को आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ क्योंकि आपकी बातें ये क्लियर हो जाए। देखो आप जब एनसीईआरटी हाथ में लेंगे किताब, तो देखो इस किताब में जो है हमारे पास 320 नंबर पेज पे लिखा हुआ ये ड्राई आइस होना चाहिए, नहीं सॉलिड के फॉर्म में होना चाहिए, ये एक चीज़ है। तो ये सॉलिड के फॉर्म में नहीं थी। और एक चीज़ आपको मैंने पढ़ाया था कार्बन फैमिली के बारे में, ये जो स्ट्रक्चर्स है एनसीईआरटी में, ये स्ट्रक्चर है बकमिनिस्टर के बारे में। तो यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा है? कह रहा है 26 मेंबर, 20 अलग ले लो, कैसे कहोगे? हम अलग लिख देते हैं इसको। जो 20 होगा नंबर में वो कितने होंगे? 6 वाले, ध्यान देना, 26 मेंबर रिंग होंगे ऐसे करके, अगर मेंबर ऐसे रिंग बने होंगे। 20 लोग गिनोगे तो 20 रहेंगे, ध्यान देना। एंड 12 कितने होंगे? 5 मेंबर। तो 12 जो होंगे, ये बदल लिख देता हूँ, 12 कितने होंगे? 5 मेंबर रिंग होंगे। तो 5 मेंबर रिंग का देख लो ऐसे करके स्ट्रक्चर। नहीं समझ में आया ये? अब इसको अलग करना होगा। तो 20 वाले जो होंगे, 20 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 20 तक जाएंगे, तो कितने होंगे? 6। और 12 कितने होंगे? 5 वाले। अब इस लाइन को पढ़ो तो स्ट्रक्चर ऑफ ये कंटेंट क्या लिखा है? 12 जो है, 12 कितने हैं? 6। अलग अलग करना, एक साल लिखा है 12, ये कामा लगा लिया, तो कितने हैं? 6। 12 कितने हैं? 12 कितने वाले हैं? 5 वाले हैं, तो उल्टा कर दिया, नहीं उल्टा कर दिया। आगे चलो, कार्बन रिंग एंड 20 कितने हैं? 5। 20 कितने वाले हैं? 20 वाले हैं 5 वाले, गलत कर दिया, उल्टा कर दिया। ऑप्शन को ही चेंज कर ताकि कंफ्यूज कर जाए। क्या कर दिया? इसको 5 वाले वो 20 के साथ कर दिया और 6 वाला 12 के साथ कर दिया, गलत कर दिया। क्या कहेंगे? 6 मेंबर जो हैं 6 वाले कितने में हैं? 20, और 12 कितने हैं? 5 मेंबर वाले, तो ये भी गलत है आपका।
ये आइए एनसीईआरटी में जाइए, लिखा हुआ है कि एक जियोलाइट होती है जिसका नाम है ZSM5। क्या काम करती है? इसका काम है कि अल्कोहल को गैसोलीन या पेट्रोल में चेंज करती है। तो टाइम लिखा हुआ है ZSM5 ये टाइप ऑफ जियोलाइट इज ये यूज कन्वर्ट अल्कोहल टू गैसोलीन। एकदम लाइन लिखा हुआ है, एकदम बात सही है, तो ये लाइन सही है। CO इज ये कलरलेस, एकदम बात है। CO कैसी है? कलरलेस होती है और आर्डरलेस होती है, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? C and D, यानी पहला वाला सही हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर सही है, यानी पहला वाला है। ठीक है, तो आपको मैंने 45 क्वेश्चन दिया। 45 क्वेश्चन जो 2020 के सवाल थे, पूरे सवाल को मैंने प्रूव किया कि एनसीईआरटी से ही आता है। एनसीईआरटी का पेज नंबर बताया, आप एनसीईआरटी के पेज नंबर में सवाल को देखिए और अपने कन्फ्यूजन को दूर करिए कि एनसीईआरटी से ही सवाल आता है, इसके बाहर कुछ नहीं आता है। 45 क्वेश्चन को मैंने आपको बोर्ड पे दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे।